टैक्सी नंबर 006। जब ये हॉन्टेड टैक्सी शिमला की खूबसूरत वादियों से निकलती है और कभी भी अगर आपके पास दिखती है तो वार्निंग है कि इस टैक्सी में कभी भी मत बैठना। लोगों का मानना है कि इस टैक्सी में 20 साल की लड़की की एक बेचैन आत्मा है और वो अपने घर दिल्ली जाना चाह रही है। अगर वो आपको कभी मिलती है, अगर आप उसकी बात को इग्नोर करोगे तो वो आपके कान में चिल्लाएगी और बोलेगी, मुझे अपने घर दिल्ली लेकर चलो, वरना तुम अपने घर नहीं पहुंच पाओगे। इस स्टोरी की शुरुआत होती है मेरे दोस्त और उसके कजिन ब्रदर के कार एक्सीडेंट से। उनका एक्सीडेंट शिमला के सुनसान रास्ते पर हुआ था और वो इस एक्सीडेंट के बाद काफ़ी हैवी इंजर्ड थे। खैर वहाँ पर उनकी कोई मदद करने वाला तो नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ से एक टैक्सी गुजर रही होती है और उस टैक्सी के ड्राइवर को पता था कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ है। वहाँ पर वही हॉन्टेड टैक्सी थी जिस पर यहाँ का लोकल बैठने से पहले 10 बार सोचता था। सो आखिर क्यों मेरे दोस्तों ने इस हॉन्टेड टैक्सी को बुक करा और क्या वो इस हॉन्टेड टैक्सी से जिंदा बचकर निकल कर आ पाए, उनके साथ कुछ बुरा हुआ या नहीं, यही पूरी स्टोरी है। तो ये बात आज से 9 साल पहले की है। मेरा दोस्त राहुल अपने 2 कजिन ब्रदर शुभम और अंश के साथ शिमला घूमने के लिए गया हुआ था। उनका 4 दिन का प्लान था, लेकिन तीसरे दिन के सुबह ही उनको एक बहुत ख़राब न्यूज़ सुनने को मिलती है। राहुल के पास लगभग 4 से 5 बजे के टाइम कॉल आती है घर से और उसको पता लगता है कि जो उसके फादर है उनको हार्ट अटैक आया है और वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उसको जैसे ही न्यूज़ मिलती है वो शुभम और अंश को बताता है और जल्दी से वो लोग बैक बैक करके बस स्टैंड की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें घर पर जल्दी से जल्दी पहुंचना होता है। तो बस स्टैंड पर इतनी सुबह सुबह आगरा जाने के लिए, उनके घर जाने के लिए कोई भी टैक्सी नहीं होती है। तो वो तीनों प्लान बनाते हैं कि वो अब टैक्सी से जाएंगे। तो वो वहाँ से टैक्सी स्टैंड पर जाते हैं और टैक्सी स्टैंड पर भी उनको देखने को मिलता है कि वहाँ पर लगभग 9 से 10 ही टैक्सी हैं। और जब वो एक एक करके सभी टैक्सी ड्राइवर से पूछते हैं कि भाई जी आप क्या आगरा जाओगे, तो वहाँ पर उनका कोई भी टैक्सी ड्राइवर जाने के लिए रेडी नहीं होता है। इवन एक टैक्सी वाला उनसे बोलता है कि भाई जी आप 9 बजे तक का वेट कर लो, 9 बजे की सुबह सुबह आपको यहाँ पर बहुत टैक्सी मिल जाएंगी और यहाँ से आपको कोई तो आगरा ले जाएगा। फिलहाल उनके पास टाइम तो होता नहीं है और राहुल अब पूरी तरह से डिप्रेस हो चुका होता है। उसे ऐसा लग रहा है कि अगर ये उसके पापा का आखिरी मोमेंट है तो शायद वो उनके पास नहीं हो पाएगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुका होता है। लेकिन दूसरी तरफ शुभम और अंश अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रहे होते हैं कि उन्हें टैक्सी मिल जाए। फिलहाल वो टैक्सी स्टैंड के बाहर जाते हैं। टैक्सी स्टैंड के बाहर काफ़ी एक अच्छी कार या अच्छी टैक्सी खड़ी होती है। तो वो उस टैक्सी वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भैया हमें आगरा जाना है, क्या आप जाओगे? तो वो टैक्सी ड्राइवर तुरंत ही हाँ बोल देता है कि हाँ मैं जाऊँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो उसको अपनी इमरजेंसी भी बताते हैं कि हमारे घर में ऐसा ऐसा कांड हो गया है, तो आपको जल्दी जल्दी भगानी होगी टैक्सी। तो वो कहता है ओके आप आ जाओ। तो वो राहुल को आवाज़ देके बुलाते हैं। राहुल आता है टैक्सी के बाद और देखता है कि टैक्सी की कंडीशन तो टॉप नॉच है। और जब वो टैक्सी के बैक साइड पे आता है तो उससे देखने को मिलता है कि इस टैक्सी का नंबर है टैक्सी नंबर 006। अब वो जैसे ही इस टैक्सी को बुक करने वाले होते हैं, पीछे जो कुछ टैक्सी ड्राइवर खड़े होते हैं वो उनको वो टैक्सी बुक करने से मना करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई जी ये टैक्सी बुक मत करो। उनमें से एक ड्राइवर उनके पास आता भी है, वो बोलता है कि भाई मैं आपको सच सच बोलूँगा, ये टैक्सी बुक मत करो, ये टैक्सी आपके लिए सेफ़ नहीं है। आप यहाँ पर किसी से ही पूछ लो, मेरे से नहीं किसी से पूछ लो, कोई भी आपको बता देगा कि ये टैक्सी हॉन्टेड है। अब वो जैसे ही बोलता शुभम और अंश की स्पेशली फटे आती है। राहुल को भी डर लगता है, लेकिन राहुल को बिना किसी रीज़न के, बिना किसी बात के अब अपने घर पे जल्दी से जल्दी पहुंचना था, तो वो इस बात को इग्नोर ही करता है। अब जो टैक्सी नंबर 006 का जो ड्राइवर होता है वो गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि भाई जी ये सब आपको भटकाने के लिए बोल रहे हैं। वो बोलता है कि अगर आप मेरे साथ नहीं जाना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हॉन्टेड टैक्सी है कुछ भी है, तो आप मेरे साथ नहीं जाओ, इनके साथ चले जाओ, अगर ये जाना चाह रहे हैं इतनी सुबह सुबह। तो प्लस शुभम और अंश तो जाने के लिए रेडी होते नहीं है, लेकिन राहुल को लग रहा होता है कि उसे जल्दी से जल्दी घर पर पहुंचना है। तो वो उनको समझाता है कि भाई टेक्निकली अगर देखा जाए तो यही एक ऐसा टैक्सी ड्राइवर है जो अभी हमें टाइम टू टाइम हमारे घर आगरा ले जा सकता है। तो ये जो बातें हैं इसको इग्नोर करते हैं और कार में बैठ जाते हैं और जल्दी से जल्दी घर पर पहुंचते हैं। तो शुभम और अंश भी कार की हॉन्टेड वाली बात को इग्नोर करके जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, कार में बैठते हैं और सफ़र पर निकल जाते हैं, बिना ये जाने कि जिस टैक्सी में वो अभी आगे का सफ़र करने वाले हैं वो इस शहर की मोस्ट हॉन्टेड टैक्सी है। और जो अभी ड्राइवर बोल रहा था इस टैक्सी के बारे में वो पूरी तरह से सच है। अब जर्नी स्टार्ट हो चुकी होती है। शुभम और अंश कार में यानी कि टैक्सी में काफ़ी कंफर्टेबली बैठे होते हैं, लेकिन राहुल टैक्सी में कंफर्टेबल नहीं होता है। उसे कार में अनइजीनेस, बेचैनी लग रही होती है। उसके बेचैन होने का रीज़न एक तो उसके घर का रीज़न था। फिलहाल उसे कार में भी काफ़ी नेगेटिव फीलिंग आ रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि कार में कुछ तो अच्छा नहीं है। तो वो सोचता है कि थोड़ा गाने वगैरह सुन लेता हूँ जिससे मेरा मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो वो टैक्सी ड्राइवर वाले भैया से बोलता है कि भैया आप टैक्सी का साउंड सिस्टम खोल दो, मैं गाने सुनूंगा। अब टैक्सी का ड्राइवर बोलता है कि भाई जी आप इस टैक्सी में कोई भी गाना नहीं सुन सकते, क्योंकि इस टैक्सी में गाने सुनना अलाउ नहीं है। अब जैसी वो बात बोलता है, शुभम और अंश को ये बात काफ़ी
अजीब लगती है, बुरी लगती है। बोलते हैं कि भाई हम तो पूरा पैसा दे रहे हैं, अगर हमें गाने सुनने का मन होगा हम तो सुनेंगे, तू तो हमें रोक नहीं लेगा। तो ड्राइवर बोलता है कि भाई मैं आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, आपको इस टैक्सी की हिस्ट्री नहीं पता है, और ये मैं आपको इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हम सब सेफ रहें। फिलहाल अगर आपका गाने सुनने का मन है तो बेशक सुन लो, फिलहाल मैंने इस टैक्सी का जो साउंड सिस्टम है वो तो निकाल रखा है। अब शुभम और अंश तो पूरे लड़ने के मूड में होते हैं, लेकिन राहुल उनको शांत करा देता, बोलता है कि ये क्या है यार, छोटा सा सफ़र है, तू शांत रहो, हम लोग अपने मोबाइल से गाने सुन लेंगे। फिलहाल उन तीनों के पास कोई ईयरफोन तो होता नहीं है, तो राहुल अपना मोबाइल निकालता है और हनी सिंह के गाने लगा देता है, क्योंकि 2014 के टाइम में हनी सिंह का ही दौर चल रहा था, सब हनी सिंह के गाने सुनने थे। तो वो लोग गाना सुनना स्टार्ट ही होते हैं कि ड्राइवर फिर उनको अचानक से टोकता है और बोलता है कि भाई जी आप गाने सुनो, आराम से सुनो, लेकिन इस टैक्सी में किशोर कुमार साहब के गाने गलती से भी मत सुनना। अब तीनों ये बात सुनकर काफ़ी हंसने लगते हैं और अंश हंसते हुए उसे बोलता है कि भाई तेरे तो अजीब ही नखरे हैं, कभी बोलता है कि गाने नहीं सुनो, कभी बोलता है कि इस सिंगर के गाने नहीं सुनो, तेरी प्रॉब्लम क्या है, क्या तुझे किशोर कुमार के गाने पसंद नहीं है? ड्राइवर बोलता है कि सर सच में रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे को कोई उनसे प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सब आपकी सेफ्टी के लिए ही बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरी बात मान जाओ और उस सिंगर के गाने इस टैक्सी में मत लगाना, वरना बहुत ही बुरा हो जाएगा। खैर तीनों इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लेते और मजाक में टाल देते हैं। लगभग 45 मिनट तक वो लोग गाने सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। फिर अंश को दिमाग में चुल आती है और वो राहुल का फ़ोन छीनकर अपने पास रख लेता है और फिर अचानक से किशोर कुमार के गाने लगा देता है। अब जैसे ड्राइवर किशोर कुमार के गाने बजते हुए देखता है, वो उनको पीछे मुड़कर देखता है, कहता है कि मैंने तुम तीनों से मना करा था ना, मैंने तुमसे बोला था कि इस टैक्सी में किशोर कुमार के गाने नहीं सुनने हैं, तुम्हें अपनी सेफ्टी की चिंता नहीं है, अब देखना कि इस कार के साथ क्या होता है, मैंने तुमको पहले वार्निंग दी थी। वो तीनों इस बात को समझ नहीं पाते। फिर अचानक से टैक्सी में बहुत ठंड हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है और राहुल को और ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके कान के पीछे कोई लड़की फुसफुसा रही है, कुछ बोलने की कोशिश कर रही है हल्के हल्के। मुझे घर जाना है, मुझे जल्दी अपने घर लेकर चलो, मुझे लेट नहीं होना है। तो वो डरते डरते पीछे मुड़कर देखता है और जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है, अचानक से टैक्सी के पीछे से बहुत तेज से धमाके की आवाज़ आती है और कार डिसबैलेंस होकर रुक जाती है। कार के अंदर चारों ही सुन्न हो जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। फिर अंश और शुभम बहुत तेजी से कार से उतरते हैं और वहां से ड्राइवर भी उतरता है और वो तीनों जाकर देखते हैं कि कार के जो पीछे साइड का राइट साइड का टायर है वो फट चुका है। ड्राइवर बोलता है कि आप लोगों को वार्निंग दी गई थी, लेकिन आप लोग माने नहीं, अब भुगतो। अंश फिर ड्राइवर से बोलता है कि भाई ये कैसे हुआ, क्या वो जो टैक्सी स्टैंड पर ड्राइवर था वो क्या सही बोल रहा था, क्या इस टैक्सी के बार बार एक्सीडेंट होते रहते हैं, और मुझे सच सच बताओ क्या ये टैक्सी हॉन्टेड है? तो ड्राइवर कुछ बोलने वाला ही होता है कि राहुल अचानक से कार में बहुत तेजी से निकलकर उनके पास खड़ा हो जाता है। तो अंश उससे बोलता है कि भाई तूने क्या भूत देख लिया, इतनी तेजी से आया? असल में जब अंश और शुभम कार में से निकल गए थे और ड्राइवर भी निकल गया था, तो 1-2 मिनट के लिए राहुल कार में अकेला था, और जब वो कार में अकेला था तो उसे मिली सेकंड के लिए किसी लड़की की एंटिटी या आत्मा उसे अपने सामने दिखी थी। जैसी वो एंटिटी दिखी थी, वो अचानक से कार से निकलता है, उनके पास खड़ा हो जाता है। वैसे ये बात उनको शेयर नहीं कर सकता था, अगर वो ये बात उनको शेयर करता तो जो अंश और शुभम थे वो बोलते कि भाई इस टैक्सी में आगे ट्रैवल नहीं करते हैं, जिस वजह से वो टाइमली घर पर नहीं पहुंच पाएगा, इसी वजह से वो इतनी बड़ी बात उन लोगों से नहीं बताता है। ड्राइवर बोलता है कि अब जब आपके सामने सब हो ही गया है तो मैं आपको इस टैक्सी की हिस्ट्री बता देता हूँ, फिर आप डिसाइड कर लेना कि ये टैक्सी हॉन्टेड है या नहीं। अगर आप जानना चाहो तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, वैसे ये टैक्सी आपके लिए सेफ है जब तक आप मेरे रूल को फॉलो करोगे तो। वैसे अगर आप आगे इस टैक्सी में ट्रैवल नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर लगभग 30 मिनट की दूरी पर एक अगला बस स्टैंड है, आप चाहो तो किसी के आने का वेट कर लो और उस टैक्सी या उस गाड़ी से वहाँ पर चले जाओ, या अगर आप चाहते हो तो मैं आप लोगों को वहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ अगर आपको जल्दी पहुँचना है तो। फिर आप वहाँ जाकर बस के सफ़र से अपने घर चले जाना। अब शुभम और अंश तो वेट करने के लिए रेडी थे, उन्हें लग रहा था कि वो लोग यहीं पे वेट करते हैं, अब वो आगे इस टैक्सी में तो ट्रैवल नहीं करेंगे। तो वो लोग सोचते हैं कि जब तक ड्राइवर स्टेप नहीं लगाएगा जब तक वो इस सुनसान सड़क पर किसी के आने का वेट कर लेते हैं। लेकिन आधा घंटा हो चुका होता है, उस सुनसान सड़क पर कोई भी नहीं आता और वेट करते करते राहुल का भी अब सब्र का मान टूट चुका होता है। राहुल अपने घर पर जल्दी से जल्दी पहुंचने चाह रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि 20 किलोमीटर दूरी तो है, लगभग आधे घंटे की बात है, अब आधे घंटे में क्या ही हो जाएगा। तो उन दोनों को बोलता है कि भाई यार आधे घंटे की बात है, थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, मुझे पता है कि इतना अजीब इंसिडेंट हुआ है, पर यार समझ जाओ यार, घर पर जल्दी से जल्दी पहुंचना हमारे लिए आधा पौन घंटा भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मेरी आखिरी बार बात सुन लो, अगर तुम लोग ये कर लोगे तो भाई मैं तुम लोग का एहसान जिंदगी भर तक रखूंगा। वो उनको एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करता है और वो भी बेचारे फिर इन दी एंड मान ही जाते हैं, ये जानते हुए कि भी ये जो टैक्सी है मोस्ट प्रोबेबली हॉन्टेड हो सकती है और शायद उनका आगे जो सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इतनी देर में ड्राइवर स्टेपनी लगा चुका होता है और उनका सफ़र दोबारा से स्टार्ट हो जाता है।
जब मेरे दोस्त ने ये स्टोरी मेरे को बताई थी तो मैंने उसको क्लियरली बोल दिया था कि भाई तूने अपने सेल्फिश रीज़न के लिए 2 और लोगों की जान दांव पे लगा दी थी, क्योंकि आगे इस हॉन्टेड टैक्सी में उनके साथ कुछ भी हो सकता था। तो अब टैक्सी को चलते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके होते हैं और बस स्टैंड भी बस थोड़ी दूरी पर ही था। लेकिन उस रास्ते की एक अजीब बात थी कि अभी भी उस सड़क पर कोई भी कार या कोई भी टैक्सी नहीं दिखी थी। ये बात अजीब तो थी, लेकिन टैक्सी के अंदर सब कुछ ओके था। अंश और शुभम को भी अब टैक्सी के अंदर कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो 15 मिनट पहले हुआ था वो शायद कोई कोइंसिडेंस था, जो अचानक से टायर फट गया। तो जो उनकी भूत प्रेत की बातें जो उनके दिमाग में चल रही होती हैं वो एक तरह से क्लियर हो जाती है। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि ये टैक्सी पूरी तरह से सेफ है। जिसके बाद ड्राइवर उनसे बोलता है कि क्या भाई जी अब आप इस टैक्सी की हिस्ट्री जानना चाहोगे? तो अंश और शुभम तो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके होते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई जी बताओ यार, थोड़ा सा तो रास्ता रह गया। तो ड्राइवर भी बोलता है कि हाँ भाई जी छोटी सी स्टोरी है, जब तक आप बस स्टैंड पे पहुंचोगे तब तक ये स्टोरी भी खत्म हो जाएगी। तो ड्राइवर उनको बताता है कि ये 2009 की बात है, आज से 5 साल पहले की। मैंने ये टैक्सी सेकंड हैंड खरीदी थी और जिस टाइम मैंने ये टैक्सी खरीदी थी उस टाइम इस टैक्सी की कंडीशन अच्छी नहीं थी। जिसके बाद मैंने इस टैक्सी को सर्विस पे दिया था और सर्विस के बाद जैसे ये टैक्सी आई थी, टैक्सी चलाने का जो मेरा पहला दिन था, उस दिन मैं ये होप कर रहा था कि मेरे को आज के दिन कोई बड़ी बुकिंग मिल जाए। अब ये मेरी किस्मत अच्छी थी या कहा जाए बुरी थी, मेरे को पहले दिन काफ़ी बड़ी बुकिंग मिल गई थी। मेरे को बुकिंग मिली थी दिल्ली जाने की। वो लड़की, उसका नाम शायद राधा था, वो शिमला टू दिल्ली अकेले ही ट्रैवल कर रही थी किसी रीज़न की वजह से। और जब मैंने उसके चेहरे को देखा था तो मेरे को उसका चेहरा देखकर ये लगा कि वो जरा सी भी डरी हुई नहीं है अकेले ट्रैवल करने में। और जैसे ही हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था, उस लड़की ने मेरे से बोला था कि भैया आप किशोर कुमार के गाने लगा दो टैक्सी में। किशोर कुमार मेरे फेवरेट सिंगर हैं और मैं इस सफ़र में उनके गाने ही सुनते हुई जाऊँगी। तो मैंने उनके कहने पर किशोर कुमार जी के गाने लगा दिए। अब गाना लगाने के बाद मैंने नोटिस करा था कि वो मैम सॉन्ग्स को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं। वो शिमला की खूबसूरत वादियों को एंजॉय करते करते कार की राइट साइड की विंडो का मिरर खोलकर वहां पर अपना सिर रखकर गाने को गुनगुना रही हैं, आंखें बंद करके रेस्ट कर रही हैं। अब ये वो लास्ट इमेज थी जो मैंने उनकी देखी थी, जिसके बाद सब कुछ चेंज हो गया था। टैक्सी चली रही थी कि किशोर कुमार जी का गाना आता है, चला जाता हूँ किसी की धुन में। तो ये गाना मेरा भी फेवरेट था, तो मैं इस गाने को गुनगुनाने लगा और फिर अचानक से मेरे कान के पीछे किसी के टकराने की आवाज आई। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि कार के राइट साइड का विंडो खुला हुआ है और उसके नीचे मैम की बॉडी रोड से खिंचड़ती हुई जा रही है। ये देखकर मैं बहुत सुन्न हो चुका था। मेरे को ध्यान नहीं कि मैंने उस मोमेंट क्या करा, पर मेरे को धुंधला धुंधला याद है कि मैं हिम्मत करके उनकी बॉडी के पास गया और मैंने उनकी नब्ज चेक करी और मुझे पता चला कि वो डेड हो चुकी हैं। उनका हेड किसी चीज़ से बहुत तेज़ी से टकराया था, जिस वजह से उनका सर फट गया था और ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। जब मैंने कार के डोर को चेक करा तो मैंने पाया कि कार की डोर का जो लॉक है वो शायद सर्विस के दौरान सही से नहीं लगा था, जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। उसके बाद जितना मेरे को याद है कि मैंने उनकी बॉडी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए सोचा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पर कोई फालतू का एक्शन लगे। तो मैंने उनकी बॉडी को कार में रखा और हॉस्पिटल का रास्ता वहाँ से 20 मिनट की दूरी पे था, तो मैं हॉस्पिटल की तरफ कार को ले गया। अब ड्राइवर अपनी स्टोरी को रोककर पीछे उनकी तरफ देखता है और बोलता है कि भाई जी ये वही रास्ता है जहाँ से मैं उनकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल की तरफ लेकर जा रहा था। अब जैसे ये तीनों बात सुनते हैं, उनकी लिटरली तीनों की फट आती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कार में अजीब सा साइलेंस हो जाता है। राहुल कार में सबसे कोने में बैठा होता है और स्टोरी को सुनते सुनते वो रोड की तरफ देख रहा था। फिर अचानक से उसे रोड पर मिली सेकंड के लिए एक इंजर्ड लड़की की झलक दिखती है और फिर राहुल की धीरे धीरे अनईजीनेस, बेचैनी बढ़ने लगती है और उसे ऐसा नेगेटिव फील हो रहा होता है कि शायद अब इस कार के साथ कुछ बुरा होने वाला है। फिलहाल ड्राइवर अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है, उनको बताता है कि इसके बाद मेरे को कार चलाते चलाते ये ध्यान आया कि कार में तो अभी भी किशोर कुमार जी के गाने लगे हुए हैं। और फिर मैंने उनकी बॉडी की तरफ देखा और सोचा कि अभी आधे घंटे पहले इन्हीं मैम ने मेरे से किशोर कुमार जी के गाने लगवाए थे। फिलहाल अब मैं उनकी डेड बॉडी लेकर जा रहा हूँ। तो जैसे ही मेरे को ये फील हुआ, मेरे को बहुत ही ज़्यादा सैडनेस फील हुई, तो मैंने इस वजह से कार में गाने बंद कर दिए। अब मेरे को म्यूजिक सिस्टम को बंद करे हुए 10 सेकंड हुए ही थे, अचानक से वो म्यूजिक सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और मेरे को क्लियरली ध्यान है कि एक्सीडेंट से पहले जो गाना बज रहा था वही गाना ऑटोमेटिकली प्ले हो गया था। फिलहाल ड्राइवर की स्टोरी जैसे जैसे बढ़ रही थी, राहुल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और फिर वो इंजर्ड लड़की उसे बार बार रोड पर दिख रही थी। पहले तो मिली सेकंड के लिए दिख रही थी, लेकिन अब वो रोड पर 1-1, 2-2 सेकंड के लिए, 5-5 सेकंड के लिए दिख रही थी। फिर भी राहुल ये बातें अपने मन में रखा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि अभी 5 मिनट में ही बस स्टैंड आने वाला है। फिलहाल ड्राइवर तो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करा ही होता है। वो बोलता है कि जैसे ही मेरे को फील हुआ था कि ये वही गाना है जो कि एक्सीडेंट से पहले बज रहा था, मैंने तुरंत ही ब्रेक मारकर कार को साइड में लगाया, कार से तुरंत निकलकर लगभग कार से 100 मीटर दूर जाकर खड़ा हो गया और फिर
मैंने तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाई, उनको पूरा इंसिडेंट बताया कि कैसे ये हादसा हुआ और उनसे बोल दिया कि प्लीज एम्बुलेंस लेकर आ जाओ इस लोकेशन पर, क्योंकि अब मैं ये गाड़ी आगे नहीं चला पाऊंगा। इसके बाद जब मैंने कॉल कट करी और जब मैंने कार की तरफ देखा तो मैंने देखा कि कार की रियर साइड का डोर खुला हुआ है। मेरे को क्लियरली ध्यान था कि जब मैं कार से उतरा था तो सिर्फ मैंने अपनी साइड का डोर ही खोला था, तो ये पीछे का डोर कैसे खुला, ऑटोमेटिकली खुला। ये देखकर मेरे को बहुत डर लग ही रहा था कि अचानक से उस लड़की की आवाज मेरे कान में चिल्लाते हुए आई और वो मेरे से चिल्लाते हुए बोली। फिर अचानक से जो ड्राइवर होता है वो स्टोरी सुनाते सुनाते रुक जाता है, करीबन 2-3 सेकंड रुक जाता है। फिर अंश उससे पूछता है कि भाई जी बताओ तो उसने तुमसे क्या बोला। ड्राइवर बोलता है कि भाई जी उसने मेरे से बोला। इस सेंटेंस के दौरान जैसे ही वो बताने वाला होता है कि उस लड़की ने उससे क्या बोला, कार अचानक से डिसबैलेंस हो जाती है और रोड की साइड पर लगे पोल से अचानक से तेजी से टकराती है और इस तरह से उनकी गाड़ी घूमते हुए पलट जाती है और उनका खतरनाक ही एक्सीडेंट हो जाता है। अब उस एक्सीडेंट के बाद वहाँ से कुछ देर के बाद एक टैक्सी गुजरती है। टैक्सी का ड्राइवर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ पर 4 लोगों का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। फिर उन चारों लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और फिर राहुल की आंख डायरेक्टली अस्पताल में खुलती है। वो देखता है कि शुभम और अंश भी पूरी तरह से सेफ है, उनको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ से उसे पता चलता है कि जो टैक्सी का ड्राइवर था वो मर चुका है और जो उसकी हॉन्टेड टैक्सी थी उसको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। फिलहाल एंड में हॉस्पिटल का स्टाफ उनको एक बहुत ही अजीब बात बताता है। वो उनको बताता है कि जिस टैक्सी से आप ट्रैवल कर रहे थे उस टैक्सी का उसी रोड पर बहुत बार एक्सीडेंट हो चुका है, लाइक 5 से 6 बार एक्सीडेंट हो चुका है। फिर राहुल हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछता है कि वहाँ पर एक बस स्टैंड भी तो आने वाला था, तो वो लोग उनको बताते हैं कि वहाँ पर कोई भी बस स्टैंड नहीं था, वो तो एक ऐसी सड़क थी जहाँ पर बहुत कम ही लोग आते हैं। ये बात राहुल को बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। खैर एक दिन के बाद वो फाइनली एक दिन लेट ही सही अपने घर पर पहुँच जाता है और थैंकफुली जो उसके डैड होते हैं हॉस्पिटल में वो भी सेफ होते हैं, उनको भी कुछ हुआ नहीं होता है, तो वो इन दी एंड चैन की सांस लेता है। फिलहाल राहुल के मन में आज तक ये बातें ध्यान में रह गई हैं कि रियल में जो टैक्सी ड्राइवर था उसकी असल में इंटेंशन क्या थी, क्या वो उनको रियल में मारने वाला था या वो किसी भी तरीके से उस आत्मा से पोजेस था जो कि टैक्सी के अंदर रहती थी। तो अगर आपको 3 दोस्तों की ये हॉन्टेड टेल पसंद आई है तो इस वीडियो में मैंने 3 दोस्तों की एक और हॉन्टेड स्टोरी को बताया है जिसमें उनका सामना एक हॉन्टेड चेयर से होता है। तो अगर आप एक और हॉन्टेड स्टोरी सुनना चाहते हो तो मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो में। बाय।